जनजातीय या आदिवासी आंदोलन। आदिवासी लोगों के संबंध में जनजातीय शब्द का प्रथम प्रयोग ठक्कर बापा नामक आंदोलनकारी नेता ने किया था। ठक्कर बापा हरिजन सेवक संघ के महासचिव तथा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। ब्रिटिश काल में जनजातीय अथवा आदिवासी समुदाय के लोग देश के पूर्वी, पश्चिमी, मध्यवर्ती तथा उत्तर पूर्वी हिस्सों में रहते थे। इनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त शेष कहीं भी आदिवासियों के आवास एवं संस्कृति अंग्रेजों के आगमन के बाद सुरक्षित नहीं रह गई थी। वे बाह्य दुनिया के हस्तक्षेप के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इनका सामाजिक संगठन रक्त संबंध पर आधारित था। झूम खेती, शिकार एवं मत्स्य पालन ही आदिवासियों की आजीविका के मुख्य आधार थे। जनजातीय आंदोलन अत्यधिक हिंसक एवं आक्रामक होते हुए 1778 से 1947 ईस्वी तक भारत के विभिन्न भागों में लगभग 70 जनजातीय आंदोलन हुए। इन्होंने समय समय पर ब्रिटिश प्रशासन के लिए चुनौती प्रस्तुत की। इतिहासविद कुंवर सुरेश सिंह ने भारत में हुए आदिवासी आंदोलनों को 3 चरणों में वर्गीकृत किया है। ए, प्रथम चरण के आदिवासी आंदोलन 1795 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक। बी, द्वितीय चरण के आदिवासी आंदोलन 1860 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। सी, तृतीय चरण के आदिवासी आंदोलन 1920 ईस्वी के बाद। जनजातीय आंदोलनों के कारण। विद्वानों ने जनजातीय आंदोलनों के उभार के निम्नलिखित कारण माने हैं। नंबर 1, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था ने भूमि के संयुक्त स्वामित्व में विश्वास रखने वाली आदिवासी समुदायों की परंपराओं पर आघात किया। नंबर 2, ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों से तनाव उत्पन्न हुआ। नंबर 3, वन क्षेत्रों पर सरकारी नियंत्रण कड़ा किए जाने से जनजातियों को गृह निर्माण हेतु लकड़ी तथा पशुचारण के लिए चारागाह का अभाव हो गया। इससे उनकी आजीविका भी प्रभावित हुई। नंबर 4, जमींदारों, पुलिस, साहूकारों आदि द्वारा समुदाय का शोषण किया गया। नंबर 5, वनों में झूम खेती पर प्रतिबंध तथा अन्य सरकारी कानूनों को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाना आदि। इन सभी कारकों ने समय समय पर आदिवासी समुदाय के मध्य असंतोष व आक्रोश को जन्म दिया, जिनका परिणाम विभिन्न जनजातीय आंदोलनों के रूप में सामने आया। इन जनजातीय आंदोलनों का उद्देश्य प्रायः पूर्व की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना था। इन आंदोलनों का नेतृत्व उन परंपरागत वर्गों ने किया जिनके विशेषाधिकार को भारत के उपनिवेशीकरण के प्रयासों से क्षति पहुंची थी। अब हम प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न जनजातीय या आदिवासी आंदोलनों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। नंबर 1, पहाड़िया विद्रोह। राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों ने 1778 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। अंततः अंग्रेजों को इस समुदाय से सुलह करनी पड़ी तथा इस लड़ाकू पहाड़िया जाति को संतुष्ट करने हेतु राजमहल पहाड़ी पर इनके वास क्षेत्र को दामनी कोल क्षेत्र घोषित करना पड़ा। नंबर 2, खोंड विद्रोह। तमिलनाडु से बंगाल तथा मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में खोंड जनजाति निवास करती थी। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध कई लगातार विद्रोह किए, जिनका नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया। बाद में राधा कृष्ण दंडसेन के नेतृत्व में सवारा व अन्य जनजातियां भी इस विद्रोह में शामिल हो गईं। इनके विद्रोह का कारण था अंग्रेज सरकार द्वारा मोरिया अर्थात मानव बलि पर प्रतिबंध तथा नए कर लगाना। इनके नेता चक्र बिसोई के अंत के बाद यह विद्रोह स्वतः समाप्त हो गया। नंबर 3, चुआर तथा हो विद्रोह। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला में चुआर जनजाति रहती थी। इस जनजाति के लोगों ने 1768 से 1772 ईस्वी के दौरान विद्रोह किया। इसका कारण था अकाल, बढ़ता भूमिकर तथा अन्य आर्थिक समस्याएं। विद्रोह का नेतृत्व चुआरों के राजा जगन्नाथ ने किया था। लगभग 30 वर्षों तक संपूर्ण क्षेत्र अशांत बना रहा। छोटा नागपुर क्षेत्र की हो जनजाति ने भी 1820 से 22 ईस्वी के दौरान अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के विरोध में शस्त्र उठा लिए। यह विद्रोह 1837 ईस्वी तक चला। नंबर 4, कोल विद्रोह।
बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद आरंभ हुए आदिवासियों के आर्थिक शोषण के विरुद्ध छोटा नागपुर में रहने वाली कोल जनजाति ने 1831 ईस्वी में विद्रोह किया। कोलों की जमीनें छीने जाने के कारण यह जनजाति असंतुष्ट थी। 1831 ईस्वी में कोलों ने लगभग 1000 विदेशियों को अपने क्षेत्र से बाहर भगाने में सफलता पाई। शीघ्र ही यह विद्रोह विभिन्न क्षेत्रों रांची, सिंहभूम, पालामऊ, हजारीबाग आदि में फैल गया। विद्रोह के नेता थे बुद्धू भगत, केशव भगत, जोआ भगत, मदरा महतो, नरेंद्र शाह तथा मनीकी। नंबर 5, संथाल विद्रोह। आदिवासियों द्वारा किए गए समस्त विद्रोहों में 1855-56 ईस्वी का संथाल विद्रोह अत्यधिक शक्तिशाली था। संथाल जनजाति बिहार तथा बंगाल के वीरभूमि, सिंहभूम, बांकुरा, मुंगेर, हजारीबाग, भागलपुर जिलों में निवास करती थी। 1793 ईस्वी में जब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत अधिकांश जमीनों पर जमींदारों को अधिकार दे दिए गए, तब संथालों ने राजमहल की पहाड़ियों में शरण ली। यहां पर जंगलों को साफ कर आवास योग्य स्थान बनाया, जिसे दामन ए कोह कहा गया। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र से भी लगान वसूली के प्रयास किए। सरकारी लगान चुकाने के लिए निर्धन संथालों को साहूकारों, महाजनों आदि से ऋण लेना पड़ता था, जिस पर उनसे 50% से 500% तक का सूद वसूल किया जाता था। अंततः शोषित संथाल कृषकों ने विद्रोह कर दिया। इनके नेता सिद्धू और कान्हू थे। 30 जून 1855 ईस्वी को भगनीडीह ग्राम में 7000 संथालों ने एक सभा की। इसमें सिद्धू ने स्वयं को दैवीय दूत बताकर विद्रोह को एकमात्र विकल्प बताया। उसने संथालों को यह कहकर एकजुट किया कि ठाकुर जी संथालों के आराध्य ने उन्हें आदेश दिया है कि आज़ादी के लिए हथियार उठा लें। संथालों ने एकजुट होकर अंग्रेजों से आज़ादी की घोषणा कर दी। इसी दौरान संथालों ने अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या कर दी। विद्रोह शीघ्र ही सिंहभूमि, हजारीबाग, मुंगेर, बांकुरा, भागलपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए मेजर बार्रो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना भेजी गई, किंतु वह पराजित हुई। अंततः 1856 ईस्वी में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन तथा मेजर जनरल लॉयड ने सैन्य कार्रवाई कर विद्रोह को कुचल दिया। संथाल विद्रोह के नेताओं सिद्धू और कान्हू की हत्या कर दी गई। संथाल विद्रोह का विवरण लीवार्नर, व्हीलर, हंटर आदि ब्रिटिश विद्वानों ने अपने लेखों में किया है। नंबर 6, भील विद्रोह। भील विद्रोह पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र क्षेत्र में तथा मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा, सूट और डूंगरपुर क्षेत्रों में भी भील जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए। इनका उद्देश्य था भील राज्य की स्थापना। 1913 ईस्वी के आसपास यह आंदोलन अत्यधिक सशक्त हो गया था। भीलों ने लंबे समय तक अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखा। ब्रिटिश कंपनी का आरोप था कि भील विद्रोह को मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा त्रिबंकजी दंगालिया ने प्रोत्साहन दिया था। सेवरम नामक व्यक्ति ने कुछ समय के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। नंबर 7, बस्तर का विद्रोह। बस्तर के पठार पर स्थित जगदलपुर क्षेत्र में आदिवासी समुदायों ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह मुख्यतया बस्तर के राजा की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध था। इसके अतिरिक्त सामंतों द्वारा भारी कर वसूल करना तथा वन अधिनियमों के तहत आदिवासियों के लकड़ी काटने आदि गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना विद्रोह के अन्य कारण थे। नंबर 8, भुयान और जुआंग विद्रोह। ये विद्रोह 1867-68 तथा 1891-93 के दौरान 2 चरणों में उड़ीसा के केओंझर क्षेत्र में हुए थे। प्रथमतः विद्रोह इस क्षेत्र की भुयान जनजाति द्वारा किया गया था। इनका नेतृत्व रत्न नायक ने किया। इस विद्रोह का प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा आदिवासी समुदायों की राय लिए बिना केओंझर में नए राजा की नियुक्ति किया जाना, जो कि स्थापित परंपरा के विरुद्ध था। अब तक भुयान जनजाति की उपस्थिति में ही नए राजा की नियुक्ति होती थी। 1891 ईस्वी में विद्रोह का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, जब कोल और जुआंग आदिवासी समुदाय भी विद्रोह में शामिल हो गए। विद्रोह के दूसरे चरण का कारण था केओंझर के राजा की शोषणकारी नीतियां। नंबर 9, कोया विद्रोह। यह विद्रोह आधुनिक आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में शुरू हुआ। विद्रोह का मुख्य केंद्र चोडावरम का रंपा क्षेत्र था,
जहां आदिवासी कोया और कोंडा ने 1803 से 1880 के मध्य अपने राजाओं के विरुद्ध संगठित विद्रोह किए। 1879-80 में हुए विद्रोह का नेतृत्व टोम्पा सोरा नामक व्यक्ति ने किया। विद्रोह के प्रमुख कारण थे वन संपदा पर आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों की मान्यता समाप्त करना, साहूकारों, पुलिस एवं सामंतों की ज्यादतियां आदि। आंदोलन के नेता मल्कानगिरी के राजा टोम्पा के अंत के बाद ही इस आंदोलन को दबाया जा सका। इस कार्य के लिए सरकार को मद्रास इन्फेंट्री के 6 रेजिमेंट्स की सहायता लेनी पड़ी, जो इस आंदोलन की सशक्तता का आभास देता है। 1886 ईस्वी में कोया समुदाय ने राजा अनंतयार के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन्होंने अपने आंदोलनकारी धड़े को रामसंडू राम की सेना की संज्ञा दी थी। नंबर 10, ताना भगत आंदोलन। ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 के उपरांत मुंडा एवं ओरांव आदिवासी समुदायों के बीच प्रारंभ एक प्रकार के संस्कृतिकरण आंदोलन थे। इस आंदोलन की शुरुआत आदिवासियों के मध्य उन लोगों ने की जो भगत अर्थात फकीर या धर्माचार्य थे। इसलिए इन आंदोलनों को ताना भगत आंदोलन की संज्ञा दी गई। ओरांव लोग इन आंदोलनों को कुरुख धर्म या ओरांव लोगों का मूल धर्म मानते थे। इन आदिवासी आंदोलनकारियों पर गांधीवादी कार्यों का व्यापक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण 1920 ईस्वी में कांग्रेस का ताना भगतों से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया। कांग्रेस के नेतृत्व में ताना भक्तों ने नशाबंदी के लिए शराब की दुकानों पर धरना देने जैसे विभिन्न सामाजिक कार्य किए। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे जतरा भगत, गौरक्षणी भगत एवं बलराम भगत। आंदोलन के अनुयायियों ने मांस एवं मदिरा के परित्याग के लिए लोगों को जागरूक बनाने के प्रयास किए। देवमेनिया भगत नामक एक महिला नेता भी आंदोलन में शामिल थी। 1915 ईस्वी के उत्तरार्ध में ये आंदोलन शक्तिशाली मसीही आंदोलन से जुड़ गया। मसीही आंदोलन का संदेश यह था कि विदेशी शासन व शोषण से मुक्ति हेतु ईश्वर अपना दूत भेजेगा। आंदोलन को ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी नीति लागू कर समाप्त किया गया। नंबर 11, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस अवधि का यह सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन था। यह 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इसी समय दिकुओं अर्थात गैर आदिवासियों से मुंडा आदिवासियों का हिंसक संघर्ष प्रारंभ हुआ। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। इसकी जाति के लोग मुंडा को जगत पिता या धरती आबा कहते थे। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उलगुलान अर्थात महान हलचल तथा इनके विद्रोह को उलगुलन अर्थात महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1893 से 1899 तक का काल इस विद्रोह के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने का काल था। इस दौरान मुंडा नेता बिरसा मुंडा ने समुदाय के लोगों को शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार किया। 1895 ईस्वी में बिरसा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया। मुंडाओं की पारस्परिक भूमि व्यवस्था, जो खूंट कट्टी या मुंडारी व्यवस्था कहलाती थी, को शासन द्वारा जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली व्यवस्था में बदलने के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई। कालांतर में यह एक हिंसक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। 1899 ईस्वी में क्रिसमस पर्व की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए व्यापक संघर्ष की घोषणा की। लगभग 6000 मुंडा विद्रोही बिरसा के साथ हो लिए। पुलिस स्टेशनों, गिरजाघरों आदि पर आक्रमण किए गए। रांची से सिंहभूम तक तत्कालीन बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह तेजी से फैल गया, किंतु सशस्त्र ब्रिटिश सेना के समक्ष विद्रोही टिक नहीं सके। जनवरी 1900 ईस्वी में सैलर के पहाड़ी पर एक संघर्ष में मुंडा ब्रिटिश सेना के हाथों बुरी तरह पराजित हुए। फरवरी 1900 के प्रारंभ में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जून 1900 ईस्वी में उसकी कारावास में ही मृत्यु हो गई। इस प्रकार मुंडा विद्रोह समाप्त हो गया। नंबर 12, लसोड़िया आंदोलन। भील जनजाति को संगठित करने व उन्हें आत्म सुधार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लसोड़िया आंदोलन चलाया गया। लसोड़िया आंदोलन के प्रवर्तक थे गोविंद गुरु। इन्हें भील समुदाय में लसोड़िया नाम से भी जाना जाता था, इसलिए आंदोलन को लसोड़िया आंदोलन कहा गया। भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में गोविंद गुरु ने सभ्य सभा की स्थापना की थी।
आंदोलन का विस्तार मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, प्रतापगढ़, सिरोही आदि क्षेत्रों में था। सूरजी भगत एक अन्य समाज सुधारक था जो इस आंदोलन से जुड़ा था। नंबर 13, चेंचू आदिवासी आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में प्रारंभ हुए असहयोग आंदोलन के समय आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में चेंचू आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आंदोलन का प्रारंभ जंगल सत्याग्रह के रूप में हुआ। चेंचू आदिवासी कृषक जंगलों में पशुचारण पर लगाए गए भारी शुल्क का भुगतान किए बिना वनों में पशुओं को मुक्त छोड़ दिया करते थे। इस प्रकार वे असहयोग के आदर्श से जुड़े रहे। महात्मा गांधी ने 1927 में कुड्डपाह की यात्रा की थी। वेंकटयप्पा इस आंदोलन से जुड़ा एक प्रमुख नेता था। आंदोलन प्रारंभ में पूर्णतः अहिंसात्मक था, किंतु कालांतर में पालनद नामक स्थान पर कुछ आदिवासियों ने स्वराज की घोषणा कर दी तथा पुलिस बलों पर हमले कर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने आदि जैसी कई हिंसक गतिविधियों का भी सहारा लिया गया। 1921-22 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आदिवासी समुदाय तथा बंगाल के संथाल आदिवासियों ने भी असहयोग आंदोलन में सहभागिता की थी। नंबर 14, रंपा विद्रोह। यह एक सशस्त्र आदिवासी विद्रोह अर्थात सैन्य आदिवासी विद्रोह था जो आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के निकट स्थित रंपा नामक क्षेत्र में केंद्रित था। विद्रोह का प्रमुख कारण था कठोर वन कानून तथा साहूकारों एवं तहसीलदारों द्वारा आदिवासियों का अमानवीय शोषण। गोडेम नामक एक तहसीलदार आदिवासियों के उत्पीड़न के लिए कुख्यात था। इसने जंगलों में सड़क निर्माण हेतु बड़ी संख्या में आदिवासियों को बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य किया था, जिसके कारण आदिवासियों में असंतोष एवं आक्रोश बढ़ने लगा। आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू नामक एक गैर आदिवासी युवक ने किया। यह गांधी जी एवं असहयोग आंदोलन से प्रभावित था, फिर भी यह ब्रिटिश सरकार से टकराने के लिए हिंसा को अपरिहार्य मानता था। इसके नेता सीताराम राजू की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन समाप्त हो गया। नंबर 15, वन सत्याग्रह। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-32 से प्रेरित आंदोलन था। इसके तहत विविध आदिवासी समूहों ने लगान तथा वनों के उपयोग हेतु निर्धारित शुल्क देने से मना कर दिया। इसी प्रकार महाराष्ट्र, मध्य प्रांत तथा कर्नाटक तक के क्षेत्र में गरीब कृषक आदिवासियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की भांति विभिन्न सशक्त आंदोलनों का संचालन किया। यद्यपि ये अहिंसा के सिद्धांतों का पालन नहीं कर सके, बैतूल में गोंड आदिवासियों का गंजन कोरकू एक ऐसा नेता था जिसका उदय आदिवासी वन सत्याग्रह के दौरान हुआ। हजारीबाग में बोंगा मांझी तथा सोमरा मांझी ने वन सत्याग्रह आंदोलनों को सामाजिक सुधार के प्रयासों से जोड़ा और कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त किया। संथाल जनजाति ने शराब निर्माण पर सरकारी रोक का खुला उल्लंघन कर सत्याग्रह प्रारंभ किया। बिहार के पालामऊ में खारवाड़ जनजाति ने इमारती लकड़ी तथा घरेलू उपयोग के लिए वन संसाधनों के प्रयोग संबंधी अधिकारों को पुनर्प्राप्ति हेतु वन सत्याग्रह चलाया। वस्तुतः सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रभावित होकर विविध आदिवासी समूहों द्वारा चलाए गए आंदोलनों, जिनमें मुख्यतः वन अधिकारों की बहाली की मांग शामिल थी, को सम्मिलित रूप से वन सत्याग्रह की संज्ञा दी जाती है। नंबर 16, सीमांत आदिवासियों के आंदोलन। देश के पूर्वोत्तर सीमांत प्रांतों में भी सशक्त जनजातीय आंदोलन हुए, जिन्हें सीमांत आदिवासी आंदोलनों की संज्ञा दी जाती है। सीमांत क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की यह विशेषता थी कि ये देश के अन्य भागों में बसे आदिवासियों की तुलना में बहुसंख्या में थे। सापेक्षिक रूप से देश की मुख्य धारा से अलग होने के कारण यह क्षेत्र उपनिवेशवादी व्यवस्था से बिल्कुल लगभग अछूता था। मैदानी प्रांतों एवं सीमांत प्रांतों के जनजातीय आंदोलनों में एक प्रमुख अंतर यह था कि पूर्वोत्तर के आंदोलन मुख्यतः क्रांतिकारी एवं पुनरुत्थानवादी थे। उनमें संस्कृतिकरण या सामाजिक सुधार की प्रवृत्ति नहीं थी, जो मैदानी क्षेत्र में चले विभिन्न जनजातीय आंदोलनों में प्रायः विद्यमान रहती थी। अब हम पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र में उभरे प्रमुख जनजातीय आंदोलनों या विद्रोहों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। नंबर 1, खासी विद्रोह। पूर्वोत्तर में जयंतिया एवं गारो पहाड़ियों पर जनजातीय समुदाय निवास करता था। बर्मा युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। वहां ढांचागत विकास हेतु ब्रिटिश सरकार ने कई कार्यक्रम बनाए।
जो दूरस्थ पूर्वोत्तर तक औपनिवेशिक शासन की जड़ें फैलाने के लिए अपरिहार्य थे। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर सरकार ने ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र को सिलहट से जोड़ने के लिए एक सड़क के निर्माण की योजना बनाई। यह सड़क आदिवासीय आवास क्षेत्रों से होकर जानी थी। सड़क निर्माण के लिए आदिवासियों को मजदूर के रूप में कार्य करने हेतु बाध्य किया जाने लगा। इसी कारण क्षेत्र में रहने वाली खासी जनजाति ने राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। सैन्य शक्ति का प्रयोग कर 1833 ईस्वी तक विद्रोह को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दिया। विद्रोह के नेता राजा तीरथ सिंह को क्षेत्र से निष्कासित कर ढाका भेज दिया गया। नंबर 2, कुकी आंदोलन। कुकी जनजाति 18वीं सदी में पूर्वोत्तर के मणिपुर राज्य में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति थी। इस समुदाय ने झूम कृषि पर प्रतिबंध तथा पोथांग अर्थात बिना मजदूरी के कुली का कार्य करने पर बाध्य करने के कारण ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ विद्रोह किया। कई वर्षों के हिंसक संघर्ष के बाद अंततः 1919 ईस्वी में सरकार ने विद्रोह को समाप्त किया। सीमांत आदिवासी विद्रोहों में कुकी आंदोलन सबसे अंतिम था। नंबर 3, नागा आंदोलन। यह पूर्वोत्तर भारत में उभरा एक अत्यंत शक्तिशाली आंदोलन था। अधोगामी सामाजिक रीति रिवाजों को समाप्त कर प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से रोंगमेई नेता जदोनांग ने नागा आदिवासियों को संगठित किया। जदोनांग के नेतृत्व में आंदोलन ने शीघ्र ही एक हिंसक राजनीतिक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। जदोनांग की गिरफ्तारी तथा 1931 ईस्वी में मृत्युदंड दिए जाने के बाद नागा आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्षीय नागा युवती रानी गैडिनेलियो ने संभाला। गैडिनेलियो देश के आदिवासी आंदोलनों का नेतृत्व करने वाली एक अत्यंत सशक्त महिला संगठनकर्ता थी। गैडिनेलियो ने इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबद्ध किया और अपने साथियों से कर न अदा करने तथा उत्पीड़क कानूनों का विरोध करने की अपील की। गैडिनेलियो ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन और प्रचार किया। आजाद हिंद फौज तथा जवाहरलाल नेहरू ने गैडिनेलियो को रानी की उपाधि दी थी। गैडिनेलियो ने पूर्व नेता जदोनांग के विचारों के आधार पर हेरका पंथ की स्थापना की थी। 1932 ईस्वी में आंदोलन का ब्रिटिश सरकार ने बल प्रयोग द्वारा दमन कर दिया। कालांतर में इस आंदोलन के सिद्धांतों के आधार पर शांतिपूर्ण संगठनों यथा काबुई समिति 1934, काबुई नागा एसोसिएशन 1946, जेलियांग सांग परिषद 1947 तथा मणिपुर जेलियांग सांग यूनियन का गठन किया गया। नंबर 4, जेलियांग सांग विद्रोह। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र का एकमात्र आदिवासी आंदोलन था जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ा था। 1891 ईस्वी में मणिपुर पर अंग्रेजों के नियंत्रण के बाद आदिवासी जीवन में हस्तक्षेप अत्यंत बढ़ गया। मनमानी कर वसूली, बंधुआ मजदूरी के लिए विवश किया जाना तथा पारंपरिक धर्म के विरुद्ध बढ़ता ईसाई धर्म प्रचार जेलियांग सांग विद्रोह के प्रमुख कारण थे। जेलियांग सांग मणिपुर में वास करने वाली एक नागा जनजाति थी। कुकी विद्रोह के दौरान इन आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ गए, जिससे ये आक्रामक हो गए और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंसक विद्रोह कर दिया। नंबर 5, अहोम विद्रोह। असम में अहोम जनजाति समुदाय के अभिजात वर्ग ने बर्मा युद्ध के दौरान अपने आवासीय परिक्षेत्रों में प्रवेश करने वाले ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों के वापस न जाने से असंतुष्ट होकर विद्रोह किया था। अहोम विद्रोह का नेता था गोमधर कुंवर। 1828 ईस्वी में अहोम विद्रोहियों ने रंगपुर पर चढ़ाई का प्रयास किया किंतु असफल रहे। अहोम विद्रोहियों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से कंपनी ने एक समझौते के तहत उत्तरी असम का क्षेत्र, जो इन आदिवासियों का संकेंद्रण क्षेत्र था, महाराजा पुरंदर सिंह को सौंप दिया। इस प्रकार विद्रोहियों का आवासीय क्षेत्र बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त हो गया। अतः आंदोलन बहुत कुछ हद तक अपने उद्देश्यों में सफल हुआ। नंबर 6, त्रिपुरा में आदिवासी विद्रोह। त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र में विभिन्न विद्रोह हुए थे। इनका कारण भी आदिवासी आवासीय क्षेत्र में अवांछित बाह्य लोगों का प्रवेश था, किंतु ये तत्व विदेशी या अंग्रेज न होकर बंगाली थे। त्रिपुरा के राजा ने आर्थिक कारणों से कुछ बंगाली समुदायों को अपने क्षेत्र में बसने की अनुमति दे दी थी, जिससे भूमि तथा वन संपदा पर परंपरागत आदिवासी नियंत्रण समाप्त हो गया। इन परिवर्तनों के प्रतिक्रिया स्वरूप विभिन्न आदिवासी समुदायों ने विद्रोह किए, जिन्हें समग्र रूप से त्रिपुरा के जनजातीय आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 1863 ईस्वी में गृह कर की उच्च दरों के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व परीक्षित जमातिया ने किया था।
1942-43 ईस्वी में रत्नमणि के नेतृत्व में रियांग आदिवासियों ने विद्रोह किया था। रत्नमणि ने स्वयं को राजा घोषित करके स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1920 ईस्वी में भारतीय संघ नामक एक क्रांतिकारी संगठन ने त्रिपुरा में विद्रोह किया था। कांग्रेस की त्रिपुरा राज्य शाखा ने 1936 ईस्वी में एक स्वतंत्र प्रतिनिधि सरकार के गठन का प्रयास किया था। 1937 ईस्वी में त्रिपुरा में एक गण परिषद का गठन किया गया था। ये समस्त प्रयत्न त्रिपुरा में शोषक शासन से मुक्ति तथा स्वायत्त शासन स्थापित करने के विविध चरण थे। अन्य प्रमुख आंदोलनों का संक्षिप्त परिचय। नंबर 1, झारखंड आंदोलन। 1920 ईस्वी में आदिवासियों की समस्याओं को मुखर तरीके से सरकार तक पहुंचाने के लिए छोटा नागपुर उन्नत समिति का गठन किया गया था। 1937 ईस्वी में क्षेत्र में पहली बार चुनाव हुए और आदिवासी महासभा की स्थापना की गई थी। इसी के स्थान पर 1949 ईस्वी में एक झारखंड दल का गठन किया गया। यह आंदोलन बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के 16 जिलों के सम्मेलन से स्वतंत्र आदिवासी क्षेत्र की स्थापना की मांग से संबंधित था। नंबर 2, सिंगफास विद्रोह। अंग्रेजों एवं खासी जनजाति के संघर्ष के दौरान 1830 ईस्वी एवं 1839 ईस्वी में सिंगफास जनजाति ने विद्रोह किया था। नंबर 3, खम्पाती जनजाति विद्रोह। 1839 से 1842 के मध्य असम की खम्पाती जनजाति ने विद्रोह किया। खम्पाती विद्रोह के दौरान एक अंग्रेज प्रतिनिधि एडम व्हाइट सहित बड़ी संख्या में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। नंबर 4, लुशाई विद्रोह। यह 1842 ईस्वी में अराकान और सिलहट के ब्रिटिश प्रदेशों में हुआ। 1844 ईस्वी में लुशाई नेता शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 5, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। छोटे सरदारों, जिन्हें राजा की उपाधि दी जाती थी, द्वारा शासित छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के क्रमिक विस्तार का विरोध किया। 1820 से 1836 ईस्वी के मध्य रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, मानभूम, पालामऊ आदि विभिन्न क्षेत्रों में हिंसक विद्रोही घटनाएं हुईं। पाराहाट के राजा ने सिंहभूमि पर ब्रिटिश नियंत्रण का विरोध किया था और इस विद्रोह को समर्थन दिया था। नंबर 6, गडकरी विद्रोह। गडकरी मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। इन्होंने मनमाने ढंग से राजस्व वसूली, जमीनों पर अवैध कब्जे आदि से असंतुष्ट होकर 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह किया था। इस विद्रोह को दबा दिया गया। नंबर 7, नैकदा विद्रोह। मध्य प्रदेश एवं गुजरात के क्षेत्रों में वनवासी नैकदा आदिवासी समुदाय वास करता था। इसने अपनी धार्मिक परंपराओं की रक्षा हेतु अंग्रेजों तथा उच्च जातीय हिंदुओं के खिलाफ विद्रोह किया था। इनका उद्देश्य था धर्म के राज की स्थापना करना था। भारत में श्रमिक आंदोलन। भारत में श्रमिक तथा मजदूर आंदोलनों का विकास भारतीय इतिहास में एक आधुनिक परिघटना है। ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की जड़ें भारत में मजबूत होने के साथ ही देश में एक नए श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। इसके प्रमुख कारण थे भारतीय घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के क्रमबद्ध विनाश की ब्रिटिश नीति, कृषि के विकास के प्रति सरकार का उदासीन रुख तथा भारी लगान वसूली एवं क्रूर जमींदारी व्यवस्था, जिसके कारण कृषि अधिशेष के बजाय अलाभकारी व्यवसाय बनकर रह गया था। परिणामतः रोजगार के परंपरागत अवसर सिमटते जा रहे थे और मजदूरी ही भारत की गरीब मेहनतकश जनता के लिए आजीविका अर्जन का एकमात्र विकल्प रह गया था। नील, कॉफी, चाय के बागानों, कपड़ा मिलों, माल ढुलाई, सड़क निर्माण आदि क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मजदूरों की मांग उभरी। अतः भारी संख्या में आजीविका के संकट से त्रस्त ग्रामीण आबादी ने शहरों की ओर रुख किया। शहरों में सस्ता श्रम उपलब्ध होने लगा। इससे मजदूरों के उत्पीड़न एवं शोषण को बढ़ावा मिला। सरकारी कर्मचारियों ने अनुबंध खेती, बंधुआ मजदूरी आदि का सहारा लेकर गरीब मजदूरों का मनमाना शोषण किया। भारतीय मजदूरों को न्यूनतम वेतन एवं अमानवीय दशाओं में कार्य करने को विवश किया गया। भारत में मजदूर आंदोलन का जन्म इन्हीं परिस्थितियों में हुआ। अतः कहा जा सकता है कि भारत में मजदूर आंदोलन का जन्म ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी उत्पीड़क नीतियों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया का प्रतिफल था। 2 विध्वंसक विश्व युद्धों, विश्व भर में कार्ल मार्क्स की वर्ग संघर्ष की अवधारणा का प्रचार तथा साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव आदि कई वैश्विक घटनाओं एवं परिस्थितियों ने भी देश में श्रमिक आंदोलन के उभार में योगदान किया। भारत में आधुनिक ब्रिटिश उद्योगों का विकास।
भारत प्राचीन काल से ही एक औद्योगिक देश था, किंतु इन उद्योगों का स्वरूप एवं प्रकृति आधुनिक उद्योगों से काफी अलग थी। ये उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग ही थे, जिनमें निर्मित वस्तुओं की विश्व भर में भारी मांग थी। यूरोपीय व्यापारी ऊंची कीमतें देकर भारत से तैयार औद्योगिक माल ले जाने के लिए भारत आते थे, किंतु 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति ने संपूर्ण परिदृश्य को बदल कर रख दिया। ब्रिटिश उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योगों को समाप्त करने के प्रयास किए। भारतीय कुटीर उद्योग धंधे लुप्त प्राय हो गए तथा भारत केवल कच्चे माल का उत्पादक तथा ब्रिटेन में तैयार औद्योगिक माल का उपभोक्ता बनकर रह गया। भारत में आधुनिक उद्योग धंधों की नींव 1850 से 1870 ईस्वी के मध्य पड़ी, किंतु ये उद्योग सिर्फ इस मायने में भारतीय थे कि इनकी स्थापना भारतीय धरती पर हुई, अन्यथा ये पूरी तरह अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक लाभ के लिए स्थापित ब्रिटिश उद्योग थे। इन उद्योगों के सहयोगी ढांचे के रूप में ही रेलवे, कोयला उद्योग आदि की स्थापना भारत में की गई। 1850 ईस्वी के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश पूंजी निवेश की शुरुआत हुई। भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेश की विभिन्न मदें थीं। रेलवे, चाय, कॉफी, रबर के बाग, कोयला खाने, सिंचाई परियोजनाएं, जूट कारखाने, बैंकिंग व्यवस्था आदि। इन सब में रेलवे भारत में पूंजी निवेश की सबसे बड़ी मद थी। भारत में भाप इंजन चालित रेल व्यवस्था तथा रेल लाइनें बिछाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1831 में मद्रास प्रेसिडेंसी से आया। रोलैंड मैकडॉनल्ड स्टीफेंसन का भारत में रेल लाइन बिछाने की योजना में प्रमुख योगदान था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बंबई से थाने के मध्य प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई। यह भारत में रेलवे निर्माण की योजना को अमल में लाने की दिशा में प्रथम प्रयास था। कालांतर में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारत में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार हुआ। उल्लेखनीय है कि भारत में रेल सेवा का प्रारंभ देश में ब्रिटिश औद्योगिक विकास की सबसे प्रमुख पहल थी। शायद इसीलिए प्रख्यात विचारक कार्ल मार्क्स ने रेल लाइन के निर्माण को भारत में आधुनिक विकास का अग्रदूत कहा है। भारत में रेल लाइन के विकास का मुख्य उद्देश्य था भारत के भीतरी भागों से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाना तथा ब्रिटिश उद्योगों में तैयार माल को बंदरगाहों से लाकर देश के बाजारों तक पहुंचाना। 1853 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाए जाने के साथ ही देश में संचार साधनों में मशीनों का प्रयोग प्रारंभ हो गया। रेल लाइन बिछाने, भाप इंजनों के लिए कोयला खनन आदि में श्रमिकों की आवश्यकता थी। अतः रेलवे उद्योग व सहायक संबद्ध उद्योगों के साथ ही भारत में एक सशक्त श्रमिक वर्ग का उदय प्रारंभ हुआ। अर्थात रेलवे के विकास का काल भारत में श्रमिक वर्ग के उभार का आरंभिक चरण था। रेलवे के विकास के साथ ही भारत में विविध उद्योग भी ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा लगाए गए। 1853 ईस्वी में बंबई में कावस जी नाना भाई के प्रयासों से देश में प्रथम सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई। 1855 ईस्वी में रिश्रा नामक स्थान पर कलकत्ता बंगाल में प्रथम पटसन मिल की स्थापना की गई। 1873 ईस्वी में झरिया बिहार में पहला आधुनिक लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया। इसी प्रकार विविध आधुनिक उद्योगों की स्थापना ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा की गई, जिनमें भारतीय मजदूरों को नियोजित किया गया। भारतीय मजदूरों को कम पारिश्रमिक, लंबे कार्य के घंटे, मिलों का अस्वस्थ वातावरण, दुर्घटनाओं का जोखिम आदि के कारण व्यापक शारीरिक व मानसिक कष्ट झेलना पड़ता था। महिलाओं तथा बच्चों से भी अमानवीय दशाओं में अत्यंत कम वेतन पर दिन में 8 से 12 घंटों तक अनवरत काम लिया जाता था। इसके अतिरिक्त इन मजदूरों को आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन का अधिकार नहीं था। इन्हें शोषक औपनिवेशिक नियोक्ताओं का दुर्व्यवहार भी झेलना पड़ता था। उद्योगपतियों के उत्पीड़क रवैये को साम्राज्यवादी राजनीतिक व्यवस्था का खुला समर्थन प्राप्त था। भारतीय मजदूरों के हितों की ही नहीं, मानवाधिकारों की भी ब्रिटिश उद्योगपतियों द्वारा घोर उपेक्षा की जा रही थी। इसके बावजूद इन्हें ब्रिटिश सरकार का खुला समर्थन प्राप्त था। इस कारण भारतीय श्रमिक आंदोलन में एक विशिष्टता आ गई। वह यह कि भारतीय श्रमिक आंदोलन अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का ही एक अंग बन गया। अतः हम पाते हैं कि श्रमिकों के हित की बात करने वाले समूहों में कांग्रेसी एवं राष्ट्रवादी नेताओं की प्रमुख भूमिका थी। कामगारों के हित में किए गए आरंभिक प्रयास। भारतीय कामगारों के शोषण एवं उत्पीड़न के प्रति विभिन्न भारतीय समाज सेवकों ने संवेदनशीलता दिखाई। श्रमिकों की दशा में सुधार हेतु प्रारंभिक प्रयत्न कुछ समाजसेवी व्यक्तियों द्वारा निजी स्तर पर किए गए।
इस संदर्भ में 3 भारतीयों का विशेष योगदान रहा। ये थे नंबर 1 शशिपद बनर्जी, नंबर 2 सोराबजी शपूरजी बंगाली तथा नंबर 3 नारायण मेघाजी लोखंडे। शशिपद बनर्जी बंगाल के समाज सुधारक संगठन ब्रह्म समाज से संबद्ध थे। ये 12 नगर क्षेत्र कलकत्ता तथा 24 परगना बंगाल में ब्रह्म समाज की गतिविधियों का संचालन करते थे। इन्होंने मजदूरों को शिक्षित करने के उद्देश्य से 1870 ईस्वी में मजदूरों के एक समूह या क्लब श्रमजीवी समिति की स्थापना की तथा इसके संदेशों के प्रचार हेतु भारत श्रमजीवी शीर्षक से एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। यह मजदूरों को एकजुट एवं जागरूक करने की दिशा में किसी भारतीय का प्रथम प्रयास था। सोराबजी शपूरजी बंगाली प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय मजदूरों की समस्या को विधायी स्तर तक ले जाने का प्रयास किया। शपूरजी बंगाली ने बंबई की विधान परिषद में 1878 ईस्वी में एक विधेयक का प्रस्ताव रखा जिसमें मजदूरों के काम के घंटे सीमित करने का प्रावधान किया गया था। शपूरजी बंगाली को अपने प्रयास में सफलता नहीं मिल सकी थी। उन्हें इस मजदूर हितैषी प्रस्ताव पर समुचित समर्थन नहीं मिला। नारायण मेघाजी लोखंडे ने 1880 ईस्वी में दीनबंधु नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का अंग्रेजी मराठी भाषा में प्रकाशन किया। पत्र में मजदूरों की दयनीय दशा एवं समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाया गया था। 1890 ईस्वी में लोखंडे ने बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन नामक संगठन का गठन किया। इसके माध्यम से श्री लोखंडे ने कारखानों में कार्य की दशा सुधारने की मांग रखते हुए विभिन्न प्रयास किए। लोखंडे द्वारा गठित बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन देश में गठित पहला मजदूर संगठन था। यद्यपि यह सही मायनों में ट्रेड यूनियन या मजदूर संघ नहीं था। बाद के वर्षों में कई अन्य मजदूर संगठन अस्तित्व में आए। ये थे भारतीय रेल कर्मचारी एकीकृत सोसाइटी 1897 ईस्वी, कलकत्ता मुद्रक संघ 1905 ईस्वी, हितवर्धक सभा 1909 ईस्वी, सामाजिक सेवा संघ 1911 ईस्वी तथा डाक संघ बंबई 1907 ईस्वी आदि। ब्रिटिश सरकार के अधिनियम। भारतीय कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की स्थिति सुधारने हेतु सरकारी दिशा निर्देशों की आवश्यकता सर्वप्रथम ब्रिटेन के लंकाशायर में कपड़ा कारखानों के मालिकों ने व्यक्त की। इसका कारण था कि लंकाशायर के उद्योगपतियों को यह आशंका थी कि सस्ता श्रम उपलब्ध होने के कारण कहीं भारतीय कपड़ा उद्योग उनका प्रतिद्वंदी न बन जाए। अंततः 1878 ईस्वी में भारतीय कामगारों की दशा के अध्ययन हेतु ब्रिटिश सरकार ने पहली बार एक आयोग का गठन किया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लागू किया। इस समय लॉर्ड रिपन भारत का गवर्नर जनरल था। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि ऐसे कारखाने जहां मजदूरों की संख्या 100 से अधिक है में 7 वर्ष तक की आयु के बालकों को श्रमिक के रूप में नहीं लगाया जा सकता। 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के कार्य के घंटे सीमित होने चाहिए तथा जोखिमपूर्ण मशीनों के चारों ओर बाड़ लगाने जैसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए। इसी प्रकार 1891 ईस्वी में द्वितीय कारखाना अधिनियम पारित किया गया। इस काल में लैंसडाउन भारत का गवर्नर जनरल था। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि स्त्रियों से अधिकतम 11 घंटे कार्य ही दिन भर में लिया जा सकता था, जिसमें 1.5 घंटे का मध्यावकाश भी शामिल था। एक अन्य प्रावधान के तहत अब न्यूनतम 9 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को ही कारखानों में काम पर लगाया जा सकता था। इसके पूर्व यह आयु सीमा 7 से 12 वर्ष की थी। 1881 एवं 1891 ईस्वी के इन श्रम कानूनों का भारतीय अखबारों एवं कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने कड़ा विरोध किया था। G.S. आगरकर, जो कि एक राष्ट्रवादी नेता थे, का समाचार पत्र मराठा इन कानूनों का समर्थन करने वाला एकमात्र पत्र था। अन्य का मानना था कि भारतीय कामगारों की दशा में सुधार तो एक दिखावा है, वस्तुतः कारखाना अधिनियमों का उद्देश्य है ब्रिटिश उत्पादकों के हितों की रक्षा करना, क्योंकि ब्रिटिश उत्पादकों को भारतीय उत्पादकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही थी और उनके उत्पादों के लिए भारतीय बाजार सिकुड़ता जा रहा था। राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था कि तीव्र औद्योगिकीकरण देश की गरीबी तथा अधोगति का एकमात्र उपचार है। अर्थात राष्ट्रवादी नेताओं ने भारतीय मालिकों के उद्योगों के लिए ऐसे कानूनों का विरोध किया, जबकि ब्रिटिश मालिकों द्वारा नियंत्रित कारखानों में श्रम कानूनों को लागू करने का समर्थन किया। पी आनंद चार्लू, जो कि 1891 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने राष्ट्रवादी नेताओं के श्रम कानूनों के प्रति इस विरोधाभासी रुख का कारण
स्पष्ट करते हुए कहा था, ब्रिटिश मालिकों के मामले में कांग्रेस के रुख में बदलाव इसलिए था कि यहाँ मालिक एवं नौकर एक ही देश के अभिन्न अंग नहीं थे। ब्रिटिश मालिकों द्वारा भारतीय श्रमिकों के साथ दासों की भांति व्यवहार किया जाता था, जबकि भारतीयों द्वारा नियंत्रित कारखानों में स्थिति भिन्न थी। श्रमिक वर्ग में राजनीतिक जागृति। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक भारत के श्रमिक वर्ग में अपने राजनीतिक हितों एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता आ गई थी। मजदूर अपने सहकर्मियों को एक वर्ग के रूप में देखने लगे थे, एक ऐसा वर्ग जिसके सभी सदस्यों के हित और नियति आपस में जुड़े हुए थे तथा जो सामूहिक संघर्ष के रास्ते ही शोषण से मुक्त हो सकता था। 1890 ईस्वी के बाद में विभिन्न कारखानों में छोटी बड़ी कई हड़तालें हुई जो मजदूरों में संगठनात्मक एकता की सूचक थीं। भारत में मजदूर वर्ग के किसी तबके की पहली संगठित हड़ताल ब्रिटिश स्वामित्व एवं प्रबंध वाली रेलों में हुई। 1899 ईस्वी में ग्रेट इंडिया पेनिनसुला जीआईपी रेलवे में काम करने वाले श्रमिकों ने शोषण के विरुद्ध हड़ताल की थी। इनकी प्रमुख मांगें काम के घंटों में कटौती करना तथा सेवा शर्तों में नरमी लाने से संबंधित थीं। लोकमान्य तिलक द्वारा प्रकाशित मराठा एवं केसरी पत्रों ने हड़ताल का दृढ़ता से समर्थन किया। अन्य राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने भी ब्रिटिश मालिकों द्वारा नियंत्रित उपक्रम में हुई इस हड़ताल का खुलकर समर्थन किया। हड़ताल का समर्थन करने वाले प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे D.E. वाचा, फिरोज शाह मेहता तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के वरिष्ठ राष्ट्रवादी नेता थे। हड़ताल विदेशी मालिकों के खिलाफ थी, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर देखा और प्रचारित किया। यह भारत में मजदूर वर्ग के एक संगठित शक्ति के रूप में उदय के प्रारंभिक वर्ष थे। इस समय भारतीय मजदूरों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी करारबद्ध मजदूरी। इसके तहत ब्रिटिश मिल मालिक भारत में मजदूरों से कुछ शर्तों पर कार्य करने संबंधी एक करार या समझौते पर हस्ताक्षर करा लेते थे, जिसका उल्लंघन संभव नहीं था। इसके तहत बड़ी संख्या में भारतीय मजदूरों को अन्य देशों में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों में भेज दिया जाता था। लगभग 1830 ईस्वी से भारतीय करारबद्ध श्रमिकों को विदेशों में भेजा जाने लगा था। यह प्रथा अंततः 1922 ईस्वी में समाप्त हुई थी। करारबद्ध श्रमिकों का ब्रिटिश मालिकों द्वारा क्रूरतापूर्वक शारीरिक एवं मानसिक शोषण किया जाता था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में करारबद्ध श्रमिकों के मध्य ही पहली बार सार्वजनिक कार्य प्रारंभ किए थे। उन्होंने अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक संघ का गठन भी किया था। देश के भीतर भी करारबद्ध मजदूरी की समस्या विद्यमान थी। ग्रामीण परिवेश से आए खेतिहर मजदूरों को देश के दूर दराज के बागानों, मिलों आदि में कार्य करने के लिए भेजा जाता था। ये मजदूर अकुशल एवं असंगठित थे, इसीलिए देश में मजदूर आंदोलन का उदय अपेक्षाकृत देरी से हुआ। मजदूर संघ आंदोलन और कांग्रेस। 20वीं सदी के आरंभ के साथ ही न केवल मजदूर वर्ग में नई जागृति और संगठन शक्ति का विकास हुआ, अपितु राष्ट्रवादी नेताओं में भी मजदूरों की समस्याओं के प्रति अलग दृष्टिकोण विकसित हुआ। विपिन चंद्र पाल तथा जी सुब्रमण्यम जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने शक्तिशाली पूंजीपतियों से मजदूर वर्ग के संरक्षण हेतु कानून बनाने की मांग की। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने 1903 ईस्वी में मजदूरों से शोषण के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया। स्पष्ट था कि अब कांग्रेस और राष्ट्रवादी नेता श्रमिकों को ब्रिटिश पूंजीवादी शक्ति के विरुद्ध एक मजबूत प्रतिक्रियावादी शक्ति के रूप में देखने लगे थे तथा मजदूर आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का ही एक पहलू माना जाने लगा था। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन को धार देने के लिए चलाए गए कांग्रेस के लगभग सभी आंदोलनों ने मजदूर वर्ग में एक नए उत्साह का संचार किया। श्रमिक आंदोलनों के इतिहास में 1903 से 1908 ईस्वी के दौरान स्वदेशी आंदोलन एक युगांतकारी घटना थी। इस दौरान मजदूर वर्ग में दो प्रमुख विशेषताएं देखी गईं। नंबर 1 व्यावसायिक पेशेवर आंदोलनकारियों का आविर्भाव तथा नंबर 2 औद्योगिक हड़तालों में प्रकट हुई श्रमिकों के संगठन की शक्ति। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सरकारी प्रेस, रेलवे, जूट उद्योग के श्रमिकों को संगठित करना सबसे बड़ी सफलता रही। इन तीन उपक्रमों में सक्रिय एवं संगठित मजदूर संघों का जन्म स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही हुआ। इस अवधि में अनेक सफल हड़तालें हुईं। अखिल भारतीय स्तर पर मजदूर संघ बनाने का प्रथम प्रयास स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही किया गया। यद्यपि यह प्रयास सफल नहीं हो सका। 4 बड़े राष्ट्रवादी नेताओं प्रभात कुमार राय चौधरी,
अश्वनी कुमार दत्त, प्रेम बोस तथा अर्पण कुमार घोष ने पूरी तरह श्रमिक संगठनों के समर्थन में कार्य किए। स्वदेशी आंदोलन के दौर में श्रमिक आंदोलन की सर्वप्रमुख विशेषता ये थी कि पहली बार श्रमिकों के संघर्ष में आर्थिक मांगों के साथ साथ व्यापक राजनीतिक मांगें भी शामिल हो गईं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा चलाए गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन का भी मजदूर वर्ग ने व्यापक समर्थन किया। 1908 ईस्वी में मजदूरों की हड़ताल के पक्ष में भाषण देने के कारण तमिलनाडु के श्रमिक नेताओं सुब्रमण्यम शिव तथा चिदंबरम पिल्ले को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर श्रमिकों द्वारा कई हड़तालें की गईं। बंग भंग के विरोध में तिलक द्वारा उग्र भाषण देने और क्रांतिकारी लेखों के कारण 1907 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास का दंड दिए जाने का बंगाल श्रमिकों द्वारा व्यापक विरोध किया गया। हफ्ते भर तक मजदूर हड़ताल पर रहे, जिसके कारण कई मिलें ठप पड़ गईं। यह 20वीं सदी में संभवतः सबसे बड़ी श्रमिक हड़ताल थी। तिलक के समर्थन में की गई हड़ताल सबसे लंबे समय तक चली हड़ताल थी। 1918 ईस्वी में बीपी वाडिया ने मद्रास मजदूर संघ का गठन किया। यह भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। इसमें बकिंघम और कर्नाटक कपड़ा मिलों के मजदूर शामिल थे। 1919 ईस्वी में रॉलट सत्याग्रह तथा 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन में भी श्रमिक वर्ग ने पूरी ताकत के साथ भागीदारी की। आंदोलनों ने श्रमिक वर्ग में संगठनात्मक शक्ति एवं एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान किया। 1922 ईस्वी में गया बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने अपने अध्यक्षीय भाषण में मजदूर व कृषक आंदोलन को कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बनाने का प्रस्ताव किया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन। गांधी जी के राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर उदय के साथ ही कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ।
नंबर 7, 1828 से 1833 ईस्वी तक मेघालय में खासी विद्रोह हुआ, इसके नेता तीरथ सिंह थे। नंबर 8, 1879 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में भ्रष्टाचार एवं जंगल कानून के खिलाफ रंपा विद्रोह हुआ, इसके नेता राजू रंपा थे। नंबर 9, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर रामोसी आदिवासियों ने आंदोलन चलाया, जिसको रामोसी आंदोलन कहा गया, इसके नेता चित्तर सिंह एवं नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर थे। नंबर 10, 1826 ईस्वी से मणिपुर एवं त्रिपुरा के बीच उसाई पहाड़ी क्षेत्र में कुकी जनजाति ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था, जो कुकी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। इसे 1850 में दबा दिया गया। नंबर 11, हो विद्रोह छोटा नागपुर बिहार के हो आदिवासियों ने बढ़ाए गए भू राजस्व कर के कारण जमींदारों तथा अंग्रेजों के विरुद्ध 1820 से लेकर 1837 तक किया था। मजदूर आंदोलन स्मरणीय तथ्य। नंबर 1, 1870 ईस्वी में बंगाल के शशिपद बनर्जी ने मजदूरों का एक क्लब स्थापित किया और भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। नंबर 2, 1890 ईस्वी में नारायण मेघाजी लोखंडे महोदय ने बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे आंशिक रूप से भारत का पहला मजदूर संघ माना जाता है। नंबर 3, मजदूर वर्ग की प्रथम संगठित हड़ताल रेलवे के कर्मचारियों ने की थी। नंबर 4, जुलाई 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा होने के बाद बंबई के कपड़ा मजदूरों ने 1 सप्ताह की हड़ताल की। मजदूरों की यह हड़ताल उस समय की सबसे बड़ी एवं प्रथम राजनीतिक हड़ताल थी। नंबर 5, 1920 ईस्वी में N.M. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। नंबर 6, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय तथा सचिव चमन लाल बनाए गए थे।